तो नेक्स्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 386। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एक नर्स एक व्यक्ति को केयर कर रही है जिस व्यक्ति को क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। फॉर विच साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू दिस इवेंट शुड द नर्स डॉक्यूमेंट इन क्लिनिकल रिकॉर्ड। याद रखना बच्चे, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में दो सबसे बड़े लक्षण जो आपको याद रखना है। एक तो इसमें एसीटोन ब्रेथ होती है बच्चे, एसीटोन ब्रेथ, क्योंकि कीटोन्स होते हैं ना बॉडी में, तो एसीटोन ब्रेथ कैसी होती है, फ्रूटी ऑर्डर, फ्रूटी ऑर्डर। ठीक है, ये फ्रूटी ऑर्डर कब देखी जाती है, जब कीटोन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ना बॉडी में, उस समय पर ही एक फ्रूटी ऑर्डर आता है और उसी को हम कहते हैं एसीटोन ब्रेथ। और दूसरा क्या पॉइंट याद रखना है बच्चे, आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जब भी कीटोन्स बॉडी में ज़्यादा होते हैं व्यक्ति को हो जाता है कीटोएसिडोसिस, क्योंकि जो कीटोन्स होते हैं ना वो किस नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो कीटोएसिडोसिस हो जाता है। और इस कीटोएसिडोसिस की वजह से बॉडी में क्या हो जाएगा, एसिडोसिस। तो इस एसिडोसिस को ठीक करने के लिए बॉडी क्या सोचती है, ये तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, इसको ठीक करने के लिए बॉडी क्या करती है, CO2 को बॉडी से बाहर फेंकती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि CO2 भी एसिड होता है ना हमारी बॉडी में, उसको बाहर फेंकती है ताकि एसिड कम हो, है ना। और उसको बाहर फेंकने के लिए जो रेस्पिरेशन काम में लेता है पर्सन, उसको बोलते हैं कुसमॉल्स रेस्पिरेशन, कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। तो दो चीज़ें याद रखना, एक तो व्यक्ति में कुसमॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी, है ना, और दूसरा फ्रूटी ऑर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताओ मुझे, इस क्वेश्चन का क्या होगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। एक तो क्या होगा, CO2 का अमाउंट बॉडी में कम हो जाएगा, क्योंकि शरीर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर फेंकेगा एसिड को कंपनसेट करने के लिए। तो आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर आंसर जाएगा डिक्रीज आर्टेरियल CO2 लेवल। आर्टेरियल CO2 लेवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और एसीटोन ब्रेथ यानी फ्रूटी ब्रेथ, एक तो CO2 का लेवल कम होगा क्योंकि बॉडी ज़्यादा CO2 को बाहर फेंकेगी, और दूसरा फ्रूटी ऑर्डर देखा जाएगा। ये दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखने, दो ऑप्शन याद रखने कीटोएसिडोसिस में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 387। चलिए क्वेश्चन नंबर 387 क्या कह रहा है, अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एक व्यक्ति को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो मेरी बात सुनो, ड्राई स्किन देखने को मिलती है बच्चे, क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है बॉडी के अंदर। जब भी किसी भी व्यक्ति में ग्लूकोज ज़्यादा होता है उसमें पेशाब ज़्यादा बनता है, यूरिन ज़्यादा आता है, क्योंकि ऑस्मोटिक डाययूरेसिस की वजह से, क्योंकि ग्लूकोज बाहर आता है और ग्लूकोज के साथ साथ पेशाब भी बाहर जाता है, जिसे ऑस्मोटिक डाययूरेसिस कहते हैं। तो इसीलिए जितना ज़्यादा पेशाब बाहर आएगा उतना ज़्यादा व्यक्ति को डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन में आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, ड्राई स्किन। तो एक तो ड्राई स्किन, दूसरा एब्डोमिनल पेन भी नज़र आएगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। क्यों, क्योंकि कीटोन्स बॉडी के अंदर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है। और थर्ड कुसमॉल्स रेस्पिरेशन, तो मैंने अभी आपको समझाया कि बॉडी CO2 को बॉडी से बाहर फेंकेगी ताकि एसिड को कम कर सके, है ना। और जब वो CO2 को बाहर फेंकती है, वो कैसे फेंकती है, कुसमॉल्स रेस्पिरेशन के कारण, कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। तो ड्राई स्किन, एब्डोमिनल पेन और कुसमॉल्स रेस्पिरेशन, ये तीनों लक्षण है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। एब्सेंस ऑफ कीटोन इन यूरिन, ये गलत है बच्चे, प्रेजेंट होगा। कीटोन्स यूरिन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एब्सेंट नहीं होगा कीटोएसिडोसिस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 388। ये क्या पूछ रहा है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायबिटीज़ हु इज शेड्यूल्ड फॉर रेडियोग्राफिक स्टडी। ठीक है, किसी व्यक्ति का एक्सरे होना है, रेडियोग्राफिक स्टडी होनी है, रिक्वायरिंग कॉन्ट्रास्ट, जिसमें कॉन्ट्रास्ट का यूज़ होना है। विच शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रिस्क्राइब। तो ये क्वेश्चन है बच्चे, काफ़ी फेमस है। जब भी कॉन्ट्रास्ट का यूज़ होता है ना, तो जो कॉन्ट्रास्ट होता है, जो डाई होती है ना, वो सेल डेथ कॉज करती है ना, सेल को डैमेज करती है बॉडी में। और जब सेल डैमेज होती है ना बच्चे, तो उस समय पर कुछ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स रिलीज़ होते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल रिलीज़ होते हैं। जो कॉन्ट्रास्ट होती है वो सेल डेथ करती है बॉडी में, और उसके बाद कुछ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल रिलीज़ होते हैं। तो फिर हमें क्या करना है,
अगर ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है ना, इनको ख़त्म करने के लिए व्यक्ति के अंदर दिया जाता है एसिटाइल सिस्टीन या एसिटाबोट। टेस्ट से पहले हम एसिटाइल सिस्टीन देते हैं। ये एसिटाइल सिस्टीन क्या करता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये इन फ्री रेडिकल्स को क्या करता है, ख़त्म करता है। इसीलिए जिस भी व्यक्ति में कॉन्ट्रास्ट यूज़ होना है उसमें हम टेस्ट से पहले उस व्यक्ति को क्या दे देते हैं, एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है, क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इन फ्री रेडिकल को ख़त्म करता है। मुझे बताइए, एक क्वेश्चन आता है कौन कौन सी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, कौन कौन से विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है। अगर आपको पता नहीं है तो ढूंढिएगा, लेकिन 3 ऐसे विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम भी कर सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 389। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 389 में, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज़। एक व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज़ है, नर्स उसको केयर दे रही है और डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है ग्लूकोज जेल। जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है उसको ग्लूकोज जेल दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, ग्लूकोज जेल क्या करती है, अगर किसी व्यक्ति को ग्लूकोज जेल दिया जाता है एकदम से उसकी बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ा देती है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देती है ग्लूकोज जेल। तो ये उस कंडीशन में दिया जाता है जिन कंडीशन में इंसुलिन ज़्यादा देने की वजह से, है ना, इंसुलिन ज़्यादा देने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, यानी ग्लूकोज कम हो गया है। तो अगर इंसुलिन ज़्यादा देने की वजह से ग्लूकोज कम हो गया है तो ऐसे व्यक्तियों को दे दिया जाता है ग्लूकोज जेल, जो जल्दी से ग्लूकोज को बढ़ा देती है। तो आंसर क्या जाएगा, टाइप 1 डायबिटीज़ में ग्लूकोज जेल क्यों दिया जा रहा है, इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया, छोटा सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 390। अ क्लाइंट ब्लड गैस रिफ्लेक्ट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एक व्यक्ति को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो चुका है। व्हाट साइन एंड सिम्टम शुड द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन मॉनिटरिंग दिस क्लाइंट फॉर लेबोरेटरी वैल्यूज। किसी व्यक्ति को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे उसके लेबोरेटरी वैल्यूज़ में। ध्यान रखना बच्चे, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में व्यक्ति को क्या हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, वो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अगर उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो एच आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एसिडोसिस में एच आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और अगर एसिड है, एच आयन ज़्यादा है तो कम क्या हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन आपको कम नज़र आएंगे, यानी SCO3 आयन आपको क्या नज़र आएंगे, बॉडी में कम नज़र आएंगे। तो यही सबसे मेन डिफरेंस है, और इसीलिए कह रहा है कि अगर उस व्यक्ति को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो सही उत्तर क्या जाएगा, उसकी बॉडी में कम नज़र आएंगे आपको बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन आपको कम नज़र आएंगे, ये करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, एच आयन बढ़ जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 391। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट न्यूली डायग्नोज्ड विद टाइप 1 डायबिटीज़। एक व्यक्ति को अभी टाइप 1 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बनाया गया है। व्हेन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ट्राइज टू रेगुलेट द क्लाइंट इंसुलिन रेजिमेन, द क्लाइंट एक्सपीरियंस एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। जब उस व्यक्ति को इंसुलिन का जो डेली डोज है वो डिसाइड किया जा रहा है या वो बनाया जा रहा है, जब उसको दी जाती है डोजेस, तो कई बार व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, कई बार हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। एंड 15 ग्राम ऑफ सिंपल शुगर इज प्रिस्क्राइब्ड। इसीलिए उस व्यक्ति को 15 ग्राम सिंपल शुगर दिया जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न दिस इज एडमिनिस्टर्ड व्हेन अ क्लाइंट एक्सपीरियंस हाइपोग्लाइसीमिया। तो वह कह रहा है जो ये 15 ग्राम उसको सिंपल कार्ब्स दिए जा रहे हैं, सिंपल शुगर दिए जा रहे हैं, ये हाइपोग्लाइसीमिया के टाइम पे क्यों दिए जा रहे हैं। तो याद रखना बच्चे, जिस भी व्यक्ति को इंसुलिन वगैरह चलते हैं, हम ये जानते हैं कि इंसुलिन हो सकता है अचानक से ग्लूकोज को काफ़ी ज़्यादा कम कर दे, जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ऐसी कंडीशन में उसको हमेशा सिंपल शुगर देना है। तो बताइए आंसर क्या होगा। ये 15 ग्राम जो सिंपल शुगर होता है क्यों दिया जाता है, ये इंक्रीज़ करता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, ये इंक्रीज़ करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को, है ना। हो सकता है अचानक से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, उस समय पर ब्लड ग्लूकोज लेवल को एकदम से इंक्रीज़ करने के लिए ये सिंपल शुगर यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 392। अ नर्स एडमिनिस्टर्ड द प्रिस्क्राइब्ड रेगुलर इंसुलिन। मैंने बताओ बच्चे, रेगुलर इंसुलिन क्या होता है, रैपिड एक्टिंग होता है, ठीक है, इतना याद रखना। और यही IV रूट से भी दे सकते हैं हम।
रेगुलर इंसुलिन टू अ क्लाइंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एक व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। इन एडिशन द नर्स एंटिसिपेट दैट द IV सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब्ड विल कंटेन पोटेशियम रिप्लेनिशिंग पोटेशियम आयन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट आर बीइंग। मेरी बात सुनो, एक चीज़ आपको पता होगी बच्चे, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन दो काम करता है। ये मान लीजिए सेल है, तो इंसुलिन दो काम करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ता है और सेल के अंदर डाल देता है, ठीक है, और इंसुलिन पोटेशियम को पकड़ता है और सेल के अंदर डाल देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जब बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा होता है उस कंडीशन में डॉक्टर उस व्यक्ति को क्या देते हैं, इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन पोटेशियम को सेल के अंदर डाल देता है जिससे कि बाहर पोटेशियम कम हो जाता है। तो हाइपर कैलीमिया की कंडीशन में भी इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है। और ग्लूकोज को तो इंसुलिन क्या करता है, सेल के अंदर डालता है, फिर सेल इसको ग्लूकोज को यूज़ करके एनर्जी बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को रेगुलर इंसुलिन दिया जा रहा है, उसके साथ उसको पोटेशियम भी क्यों दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि मूव्ड इनटू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट बिकॉज ऑफ जनरलाइज्ड एनाबॉलिज्म इंड्यूस्ड बाय द इंसुलिन एंड ग्लूकोज। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, पोटेशियम को पकड़कर सेल के अंदर डाल देता है, जिस वजह से पोटेशियम कम हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जब उसको रेगुलर इंसुलिन दे रहे हैं, साथ साथ में उस व्यक्ति को क्या देते हैं, पोटेशियम देते हैं, ताकि पोटेशियम आयन रिप्लेस हो सके। जितने अंदर जा रहे हैं उतने बाहर से आप उनको दे सकें, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना कि इंसुलिन पोटेशियम और ग्लूकोज दोनों को ही सेल के अंदर डालता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 393। अ क्लाइंट हैज़ हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन टू इंसुलिन, एक व्यक्ति का इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, सो ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। विच क्लाइंट रिस्पॉन्स शुड द नर्स डॉक्यूमेंट एज साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। मैंने क्वेश्चन ये आपको कई बारी बताया हुआ है कि हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण तो वो बार बार पूछेगा, तो याद रखें पेलर, ट्रीमर और डायफोरेसिस। सबसे इम्पॉर्टेंट है डायफोरेसिस। जब भी व्यक्ति का ग्लूकोज लेवल कम होना चालू होता है, सबसे ज़्यादा व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा पसीने होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, डॉक्टर सबसे पहले ग्लूकोज लेवल चेक करता है। पेलर, ट्रिमर, हो सकता है व्यक्ति को डिजीनेस लगे, हो सकता है व्यक्ति को चक्कर आए, सिनकोप, डिजीनेस, ठीक है, डायफ्रोसिस, हार्ट पाल्पिटेशन, ट्रीमर, पेलरनेस, ये सारे लक्षण दिखेंगे जिस व्यक्ति में हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या होते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 394। अ नर्स आइडेंटिफाई दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन, एक व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट टू रिलीव द सिम्टम एसोसिएटेड विद दिस रिएक्शन। अगर उसका एकदम से ग्लूकोज लेवल बहुत कम कर रहा है तो हम क्या देंगे, हम याद रखना जब भी ग्लूकोज कम होता है हम सबसे सिंपल शुगर देते हैं। और हमने पहले भी पढ़ा है वीडियोज़ में, सिंपल शुगर में क्या आता है, ऑरेंज जूस। हम व्यक्ति को ऑरेंज जूस देंगे, वो जल्दी से जाकर बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, क्योंकि वो काफ़ी सिंपल शुगर होता है। तो आंसर क्या जाएगा, अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उसका शुगर कम हो रहा है, तो हम उसको फ्रूट जूस देते हैं 4 आउंस, या फिर यहाँ पर ऑरेंज जूस भी काफ़ी बार लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो ये देंगे ताकि उसका ग्लूकोज बढ़ जाए। नेक्स्ट एक और बात देखो बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रिंग 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन IV। आप IV भी दे सकते थे, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब व्यक्ति की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो, है ना। 5% डेक्सट्रोज वगैरह तब दिया क्योंकि देखो बच्चे 5% डेक्सट्रोज से पेशेंट को उतना ज़्यादा शुगर मिलेगा नहीं, तो 5% तो वैसे ही गलत। अगर 50% लिखा होता तो हम सोच सकते थे कि हाँ 50% तो दे सकते हैं, लेकिन ये तभी दिया जाता है जब पेशेंट बिल्कुल कोमाटोज हो, बिल्कुल बेहोश हो जाए ग्लूकोज कम होने की वजह से। उस कंडीशन में हम 50% ग्लूकोज देते हैं जल्दी जल्दी IV के थ्रू, लेकिन 5% तो हम नहीं देंगे, क्योंकि 5% तो बहुत कम ग्लूकोज होता है ना। तो अगर व्यक्ति का जस्ट कम है तो ऑरेंज जूस दो, अगर व्यक्ति बिल्कुल बेहोश हो चुका है ग्लूकोज कम होने की वजह से, तब 50% ग्लूकोज देते हैं IV रूट से, ठीक है। लेकिन आंसर यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 395। अ नर्स वर्किंग इन डायबिटिक क्लिनिक is evaluating a client's success with managing the medical regimen. What is the best indication that a client with type 1 diabetes is successfully managing the disease? बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ बचपन में ही डायग्नोज हो जाता है, तो अगर उसमें सक्सेसफुली आपको उस डिजीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ को मैनेज करना है तो हमेशा ध्यान रहे कि आपका ग्लूकोज लेवल जितना हो सके नॉर्मल होना चाहिए। स्टेबलाइज़ करो अपने ग्लूकोज लेवल को, जितना हो सके ग्लूकोज लेवल को स्टेबलाइज़ करके रखो, नॉर्मल करके रखो। और उसके लिए व्यक्ति को दो ही चीज़ बोली जाती है, एक तो डाइट पे ध्यान दो और दूसरा एक्सरसाइज करो। ये दो चीज़ें बोली जाती हैं ताकि व्यक्ति का जो ग्लूकोज है वो नॉर्मल रेंज में रहे। ठीक है, इतना सही था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 396। अ क्लाइंट विथ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हैज़ फिंगर स्टिक ब्लड ग्लूकोज, उसका फिंगर स्टिक ब्लड ग्लूकोज लेवल किया और वो आया 258 mg/dl बेड टाइम पे। अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्लाइडिंग स्केल रेगुलर इंसुलिन एग्जिस्ट। ठीक है, उसके प्रिस्क्रिप्शन में रेगुलर इंसुलिन लिखा हुआ है और जब आपने उसका ब्लड ग्लूकोज चेक किया तो 258 आया। नर्स को क्या करना चाहिए? डॉक्टर को बताना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, एडमिनिस्टर करना चाहिए इंसुलिन, या फिर उसको हाफ कप ऑफ ऑरेंज जूस देना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ बच्चे, नॉर्मल ग्लूकोज कितना आना चाहिए था? 70 से 110 तक आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उसका आया कितना है? 258, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो जैसे ही उसका इंसुलिन लिखा हुआ है, जैसा प्रिस्क्राइब्ड है वैसा उसको दे दो, एडमिनिस्टर कर दो जितना भी प्रिस्क्राइब्ड है। क्योंकि अगर 110 से नीचे होता तो हम बोलते नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है तो उसको इंसुलिन जो लिखा हुआ है उसकी फाइल में, उसकी मेडिकेशन चार्ट में वो दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 397। अ क्लाइंट विद डायबिटीज़ इज गिवन इंस्ट्रक्शन अबाउट फूड केयर। डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को फूड केयर के बारे में बताया जा रहा है। द नर्स डिटरमाइन दैट द इंस्ट्रक्शन आर अंडरस्टूड व्हेन द क्लाइंट स्टेट। नर्स ये जानती है कि क्लाइंट सारी बातें समझ चुका है जब वो बताता है। तो ध्यान रहे बच्चे, क्लाइंट को हमें क्या बताना होता है कि आप देखो, आपके पास एक जोड़ी जूते हैं, जब आप नए जूते खरीदोगे ना तो उनको एकदम से मत पहनने लग जाना, उनको पहले काफ़ी दिनों तक उनको थोड़ा थोड़ा पहनना, तब जाकर उनमें शिफ्ट होना। वरना जो नए जूते होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, उस वजह से आपके पाँव में घाव बन सकते हैं। और अगर घाव बन गए तो क्योंकि आपको डायबिटीज़ है वो घाव ठीक नहीं होंगे और ना ही आपको महसूस होगा कि मेरे पाँव में घाव बन चुके हैं। ठीक है, इसीलिए अगर पेशेंट कहता है कि ब्रेक इन माई न्यू शूज़ ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल वीक, यानी कि मैं अपने नए जूते काफ़ी हफ्तों के इस्तेमाल के बाद यूज़ करूँगा, ये सही है। ठीक है, एकदम से नए जूते यूज़ नहीं करना है, वो काफ़ी हार्ड होते हैं, आपके पैरों में घाव हो सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट के फुट केयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 398। ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए। द नर्स आइडेंटिफाई दैट द डाइटरी टीचिंग प्रोवाइडेड बाय फॉर अ क्लाइंट विद डायबिटीज इज अंडरस्टूड व्हेन द क्लाइंट स्टेट्स। डाइटरी टीचिंग दे रहे हो आप डायबिटिक क्लाइंट को, तो उसे बताना है कि आप अपने डाइट को प्लान कर सकते हो वाइड वैरायटी ऑफ कॉमनली यूज फूड्स। जो ज़्यादातर फूड्स यूज़ किए जाते हैं उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी डाइट जो भी आपको डायबिटीज़ में लेनी है। ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 399। अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब 36 यूनिट ऑफ NPH इंसुलिन and 12 unit of regular insulin. The nurse plan to administer these drugs in one syringe. एक व्यक्ति को NPH इंसुलिन भी देने को बोला है डॉक्टर ने और रेगुलर इंसुलिन भी देने को बोला है, और नर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो इन दोनों ड्रग्स को एक सिरिंज में देगी। आइडेंटिफाई द स्टेप इन द प्रोसीजर बाय लिस्टिंग द नंबर बाय ईच पिक्चर नेक्स्ट टू द स्टेप बिलो इन प्रायोरिटी ऑर्डर। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपसे पूछा जाता है टारगेट हाई में कि अगर आपको NPH इंसुलिन भी देना हो और रेगुलर इंसुलिन भी देना हो और दोनों एक ही सिरिंज में देना हो तो आप पहले क्या लोगे। तो इसको याद करने का तरीका होता है RN बोले तो पहले हम रेगुलर लेते हैं और फिर क्या लेते हैं? NPH। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंडो में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले रेगुलर लिया जाता है फिर NPH लिया जाता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एयर इंजेक्ट करेंगे NPH में। ये देखो ये NPH है, सबसे पहले एयर डालेंगे। एयर किस में डालेंगे? NPH में। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा ये वाला।
ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चे, सेकंड स्टेप होगा ये वाला, उतना ही एयर किस में डालेंगे, अब रेगुलर में। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एयर डालेंगे, लेकिन इस बार किस में डालेंगे, रेगुलर में। पहले एयर डालना है किस में, एनपीएच में, फिर एयर डालना है रेगुलर में। उसके बाद अब सिरिंज को वापस पलट दीजिए और सिरिंज में पहले क्या निकालिए, रेगुलर इंसुलिन। कौन सा भरिए, रेगुलर इंसुलिन। और उसके बाद जब आपने ये निकाल दिया, उसके बाद अब सिरिंज में आप क्या भरिए, एनपीएच इंसुलिन। तो देखा ना आपने, पहले रेगुलर भर रहे हैं और फिर एनपीएच भर रहे हैं, इसीलिए तो हमने कहा आरएन, पहले रेगुलर फिर इंसुलिन फिर एनपीएच। लेकिन क्रम क्या रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। पहले एयर डालो एनपीएच में, फिर एयर डालो रेगुलर में, फिर इसका उल्टा कर दो, पहले निकालो रेगुलर और फिर निकालो एनपीएच। तो ये 4 क्रम याद रखना, पहले एयर एनपीएच, फिर एयर रेगुलर, फिर पहले रेगुलर निकालो सिरिंज में, फिर एनपीएच निकालो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एयर को डालो एनपीएच में। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, एयर को डालो रेगुलर, सॉरी एयर डालो रेगुलर वाले में, फिर रेगुलर वाले को निकाल लो और फिर एनपीएच को निकाल लो। और जो क्रम है वो याद रहना चाहिए, आर एन से, पहले रेगुलर फिर एन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 400। ये कह रहा है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर सेवरल क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज़ एंड दे ईच हैव प्रिस्क्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसुलिन। ये चारों अलग अलग टाइप के इंसुलिन है। विच इंसुलिन डज द नर्स कंक्लूड हैज़ फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। इनमें से कौन सा इंसुलिन है जो सबसे फास्ट काम करेगा। चारों इंसुलिन के टाइप पता होना चाहिए बच्चे। तो आंसर जाता है लिस्प्रो। आंसर क्या जाएगा बच्चे, लिस्प्रो। क्योंकि लिस्प्रो क्या होता है मुझे बताइए, फास्टेस्ट एक्टिंग, ठीक है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग, सबसे जल्दी एक्ट करता है। तो शॉर्ट एक्टिंग का जब भी एग्जाम्पल पूछेगा, सबसे जल्दी कौन एक्ट करता है, लिस्प्रो। ठीक है। ग्लार्जिन किसका एग्जाम्पल है, लॉन्ग एक्टिंग का। मैंने पहले भी आपको बताया, लॉन्ग एक्टिंग का एग्जाम्पल है ग्लार्जिन। एनपीएच एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट एक्टिंग का। ठीक है। और रेगुलर इंसुलिन किसका एग्जाम्पल है, रेगुलर इंसुलिन रैपिड एक्टिंग का, रैपिड एक्टिंग का। ये चारों आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो सबसे जल्दी कौन काम करेगा, शॉर्ट एक्टिंग वाला, लिस्प्रो। क्वेश्चन नंबर 401। ऐसा जितना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, बस देख लीजिए। अ क्लाइंट विद डायबिटीज़ से स्टेट्स आई कैन नॉट ईट बिग मील्स। मैं बड़ी मील्स नहीं खा सकता। आई प्रिफर टू स्नैक थ्रू आउट द डे। मैं थोड़ा थोड़ा पूरे दिन खाता रहता हूँ। वट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन अ रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट स्टेटमेंट। नर्स उसको इस बात पर क्या बोलेगी। जाहिर सी बात है, रेगुलेटेड फूड इनटेक इज़ बेसिक टू कंट्रोल। ठीक है। अगर आप रेगुलेटेड फूड इनटेक करते हो, है ना, तो वो सबसे बेसिक होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो डायबिटीज़ में 2 ही चीज़ बोली जाती है, एक तो डाइट करिए और दूसरा एक्सरसाइज में ध्यान दीजिए। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, बस ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लीजिए। अ नर्स प्लान है इवनिंग स्नैक ऑफ मिल्क क्रैकर्स एंड चीज़ फॉर अ क्लाइंट। नर्स व्यक्ति को क्या दे रही है, मिल्क दे रही है, क्रैकर्स दे रही है और चीज़ दे रही है उस व्यक्ति को जिसको एनपीएच इंसुलिन लग रहा है। तो नर्स ने उसको ये स्नैक्स क्यों दिए बच्चे। जो एनपीएच होता है ना, वो इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, यानी कि उसका जो पीक टाइम आता है वो काफ़ी घंटे के बाद आता है। इसीलिए उसे पहले ही मिल्क क्रैकर्स और चीज़ दे दो, क्योंकि मिल्क क्रैकर और चीज़ को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत लेट जाकर वो बॉडी में क्या करेगी, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगी। और उसी समय पे एनपीएच इंसुलिन का भी क्या आएगा, पीक आएगा। तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। इसीलिए नर्स उसको इवनिंग में स्नैक्स दे रही है। आंसर जाएगा नरिशमेंट टू काउंटर एक्ट लेट इंसुलिन एक्टिविटी। जो लेट इंसुलिन एक्टिविटी होगी, इंसुलिन बाद में जाकर जब अपने पीक पे पहुंचेगा, उस समय पर काउंटर एक्ट करने के लिए हमारे पास ग्लूकोज रहेगा। ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिए थोड़ा सा ये वाला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 403। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अ क्लाइंट हैज़ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। एक व्यक्ति का HbA1c हमने चेक किया है ना, और उसकी वैल्यू आई है 6%। व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड अबाउट द क्लाइंट व्हेन प्लानिंग टीचिंग प्लान बेस्ड ऑन द रिजल्ट। तो नर्स क्या समझेगी कि ये जो लेबोरेटरी रिजल्ट आया है 6% का, ये कैसा है। तो इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे। पहले मेरी बात सुनिए, HbA1c से बनने वाले क्वेश्चन क्या है,
HbA1c में पहला क्वेश्चन आता है कि कितने दिनों का ब्लड ग्लूकोज आप चेक करते हो? 90 डेज, 90 दिनों का ब्लड ग्लूकोज चेक करने के लिए, या फिर 3 मंथ्स का ब्लड ग्लूकोज चेक करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हो? HbA1c टेस्ट। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि HbA1c की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4.4 से लेके 6.4 तक, ठीक है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और देखो यहाँ पर इस व्यक्ति की रिपोर्ट जो आई है वो कितनी आई है? 6%। तो 6% 6.4 से कम है ना, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो अभी कंट्रोल्ड है, यानी कि इसका जो शुगर है वो कंट्रोल्ड है। पिछले 3 महीने का जो हम इसका शुगर चेक कर रहे हैं वो कैसा आ रहा है? कंट्रोल्ड आ रहा है ना। तो हम आंसर क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि इस व्यक्ति ने फॉलो किया होगा ट्रीटमेंट प्लान, जैसे जैसे इसको बताया वैसे वैसे इस व्यक्ति ने प्लान को फॉलो किया है, ट्रीटमेंट को फॉलो करा है, प्रॉपर एक्सरसाइज करी है, प्रॉपर डाइट लिया है, इसीलिए इसका जो HbA1c की वैल्यू आ रही है वो नॉर्मल आ रही है। इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए था बच्चे कि HbA1c की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 4.4 से 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 404 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अ क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज कम्स टू क्लिनिक because of concern regarding erratic control of blood glucose with prescribed insulin therapy. The client has been experiencing a sudden fall in the blood glucose level followed by a sudden episode of hyperglycemia. Which complication of insulin therapy should the nurse conclude the client is experiencing? एक व्यक्ति को जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ है उसे इंसुलिन दिया जा रहा है, इंसुलिन, ठीक है, और उस व्यक्ति में वो कह रहा है कि वो नर्स को क्या बता रहा है कि मैम पहले तो मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक से बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और बाद में उसके बाद कुछ घंटों के बाद मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है रात में। तो ये मुझे बताइए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बच्चे ध्यान से सुनिए, इसे कहते हैं सोमोगी इफ़ेक्ट। इसे क्या कहते हैं? सोमैगी इफ़ेक्ट, सोमैगी इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है बच्चे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने रात को इंसुलिन ज़्यादा दे दिया, जो उसकी रात की डोज़ है, अगर आपने उसकी रात की डोज़ उसको इंसुलिन ज़्यादा, ट्रीटमेंट चार्ट में उसकी इंसुलिन ज़्यादा लिखी हुई है, अब अगर रात को आप मरीज़ को ज़्यादा इंसुलिन दे रहे हो तो लेट नाइट में रात को 2-3 बजे के करीब क्या होगा, उसका ब्लड ग्लूकोज बहुत कम हो जाएगा। जब उसका ब्लड ग्लूकोज इतना कम हो जाता है तो बॉडी देखती है कि यार ब्लड ग्लूकोज तो बहुत कम हो गया है, तो बॉडी क्या करती है? लिपोलाइसिस करती है, फैट का ब्रेकडाउन करती है, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस करती है, और फटाफट बॉडी में ग्लूकोज का निर्माण करती है, जिस वजह से इतना ज़्यादा ग्लूकोज बन जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर आप देखोगे कि हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल जाएगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया। किस नाम से जाना जाता है इसे? रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या हो रहा है सोमैगी इफेक्ट में? इतना ज़्यादा इंसुलिन दिया कि उसका ब्लड ग्लूकोज कम हो गया, फिर उसके शरीर को होश आई, बॉडी को कि यार ये तो बहुत कम हो गया, तो उसकी बॉडी ने क्या किया? खुद से ग्लूकोज बनाया, लिपोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ? इतना ज़्यादा ग्लूकोज हो गया कि व्यक्ति में हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। इसको कहते हैं सोमैगी इफेक्ट। और कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछेगा भी सोमैगी इफेक्ट को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? हम उसकी रात को इंसुलिन की डोज क्या कर देंगे? कम कर देंगे। भाई थोड़ा इंसुलिन की डोज कम करो, इसकी बहुत कम हो रहा है इसका ग्लूकोज बाद में, और फिर बॉडी इसको बढ़ा दे रही है। इसको कहते हैं सोमैगी इफेक्ट। एक होता है बच्चे डॉन फिनोमिना। उसमें क्या होता है? डॉन फिनोमिना में आप सब कुछ सही दे रहे होते हैं, इंसुलिन वगैरह सब कुछ सही दे रहे होते हैं, दिक्कत क्या होती है कि लेट नाइट, सुबह 2-3 बजे सब लोगों में लेट नाइट ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, कॉर्टिजोल वगैरह रिलीज़ होता है हर व्यक्ति में रात को, सुबह अर्ली मॉर्निंग, जिस वजह से उस व्यक्ति में ग्लूकोज का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग इसमें भी हाइपरग्लाइसीमिया देखने को आपको मिलेगा। लेकिन वो किस वजह से? वो ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिजोल के रिलीज़ होने की वजह से, जो कि अर्ली मॉर्निंग आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आपको सुबह जब पेशेंट उठेगा तो इसमें भी आपको ग्लूकोज ज़्यादा देखने को मिलेगा। सोमैगी में भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन कारण अलग है। सोमैगी में इंसुलिन ज़्यादा दे रहे हैं, उसकी वजह से ग्लूकोज पहले कम हो रहा है, बाद में बॉडी उसको बढ़ा दे रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। वो कह रहा है कि पहले उसका सडन फॉल होता है ग्लूकोज लेवल,
उसके बाद सडन बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसको इंसुलिन का? आंसर क्या जाएगा बच्चे? सोमैगी इफेक्ट। उसको क्या हो रहा है? सोमैगी इफेक्ट। पहले उसका इंसुलिन बहुत कम हो जा रहा है, सॉरी ग्लूकोज बहुत कम हो जा रहा है, और फिर ग्लूकोज बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो उसे कौन सा इफेक्ट हो रहा है? सोमैगी इफेक्ट। डॉन फिनोमिना किसके वजह से होता है? जो ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह होते हैं बॉडी में अर्ली मॉर्निंग में रिलीज होते हैं, उसकी वजह से डॉन फिनोमिना होता है। HHNS मैंने किस में बताया था बच्चे? HHNS किस में हो रहा था? टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है, याद रखना। टाइप 2 वाला थोड़ा सा इंसुलिन बनाता है, जिसकी वजह से कीटोएसिडोसिस तो नहीं होता है, लेकिन वो ग्लूकोज को भी कम नहीं कर पाता है। तो HHNS टाइप 2 में होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टाइप 1 में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 405। अ नर्स इज फॉर्मुलेटिंग अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद टाइप 2 डायबिटीज़। एक व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसको टीचिंग प्लान नर्स देना चाह रही है। व्हाट इंटरवेंशन शुड द नर्स इंक्लूड दैट विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन? क्या क्या इंटरवेंशन जो नर्स है पेशेंट को बताएगी? तो याद रखना बच्चे, जब भी किसी पेशेंट को डायबिटीज़ होता है ना, जब भी किसी पेशेंट को डायबिटीज़ होता है, उस व्यक्ति में क्या देखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस व्यक्ति में देखा जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी से क्या होता है बच्चे? जो उसके फीट वगैरह है ना, जो उसके पाँव वगैरह हैं, उसमें अगर उसको घाव वगैरह बनेगा तो उसको पता नहीं चलता है कि मेरे पैर वगैरह में घाव वगैरह बन चुका है, जिस वजह से वॉशनिंग हो सकती है वुंड की। ठीक है, उसको पेन डिस्कम्फर्ट कुछ भी होगा फीट में, उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है उन पेशेंट्स में जिनमें क्या होता है? डायबिटीज़ होता है। इसीलिए उन पेशेंट को बोला जाता है आपको रात को सोने से पहले रोज़ रात को अपने फीट को क्या करना है? इंस्पेक्ट करना है या एग्जामिन करना है। अपने पाँव को देख के सोना है कि कहीं कटा फटा तो नहीं है, कहीं वुंड तो नहीं बना है, कहीं ट्रॉमा तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि आपको तो महसूस होगा नहीं, क्योंकि आपको क्या है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। किसकी वजह से? डायबिटीज़ की वजह से। तो एक तो ये होगा कि रोज़ रात को पाँव देख के ही सोएं। दूसरा, वेल फिटिंग शूज़ पहने, वो जूते पहने जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो जूते पहनोगे जो आपको बिल्कुल फिट आते हैं तो आपके पाँव में घाव वगैरह नहीं होंगे, और हमें पेशेंट को घाव वगैरह या ट्रॉमा वगैरह से बचाना है, क्योंकि एक बार अगर पाँव में घाव हो गया तो फिर वो हील नहीं होगा डायबिटीज़ के व्यक्ति में। और तीसरा, उसको बोलेंगे कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करोगे क्या होगा? आपकी मसल्स उन ग्लूकोज को यूज़ करेगी, ग्लूकोज को यूज़ करेगी, जिससे आपकी जो कंडीशन है उसमें सुधार आएगा। एक्सरसाइज जब भी करते हैं, जब भी एक्सरसाइज होता है तो ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाता है मसल्स के द्वारा। ठीक है, ग्लूकोज का जो अपटेक है वो मसल्स के द्वारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का बढ़िया यूटिलाइजेशन होता है। समझ में आया? इसीलिए एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, वेल फिटेड शूज़ पहनने के लिए बोलेंगे, और बोलेंगे रात को सोने से पहले अपने पाँवों को रोज़ एग्जामिन करें, क्योंकि आपको क्या हो सकता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये वर्ड याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 406। व्हाट इज इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन दैट शुड बी इंक्लूडेड इन प्लान ऑफ अ केयर फॉर अ क्लाइंट एपिसोड ऑफ कीटोएसिडोसिस? एक व्यक्ति को कीटोएसिडोसिस हो रहा है तो नर्स अपने प्लान ऑफ केयर में क्या शामिल करेगी? मेरी बात सुनिए, कीटोएसिडोसिस में क्या हो रहा था? क्योंकि इंसुलिन नहीं है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। अब अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बन रही है, तो फैट से एनर्जी बनेगी। फैट से एनर्जी बनेगी तो साथ में कीटोन्स बनेंगे, व्यक्ति को कीटोएसिडोसिस हो जाएगा। इस कंडीशन को अगर ठीक करना है, ये कंडीशन हो क्यों रही है? क्योंकि इंसुलिन नहीं है। तो अगर इसको ठीक करना है तो आप उस व्यक्ति को क्या दे दोगे? इंसुलिन। और अगर कहीं गलती से आपने ज़्यादा इंसुलिन दे दिया व्यक्ति को, तो इंसुलिन की वजह से व्यक्ति में एक और चीज़ हो सकती है, वो क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। तो साथ में आपको एज अ नर्स ध्यान रखना है कि आप इसको ठीक करने के लिए इंसुलिन दे तो रहे हो, ध्यान रहे कि इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। इसीलिए कीटोएसिडोसिस वाले व्यक्ति में नर्स क्या प्लान केयर करेगी? मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जब आप उसको दे रहे हो तो साथ साथ में देखो कि कहीं व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। और हाइपोग्लाइसीमिया के साइन एंड सिम्टम, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, डायफोरेसिस, बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे, डिजीनेस होगी, फेंटनेस होगी, ठीक है, हार्ट पाल्पिटेशन होगा, ये सारे लक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 407 छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इससे कोई ऐसा जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमें नहीं सीखने को मिल रहा है।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 408। क्वेश्चन नंबर 408, इसमें क्या है? अ क्लाइंट विद डायबिटीज इज बीइंग टॉट टू सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो ये कह रहा है कौन सी प्रिफर्ड साइट है जहाँ पर ये देना चाहिए। तो बच्चे याद रहे, ज़्यादातर जो इंसुलिन की प्रिफर्ड साइट होती है वो कौन सी होती है? एब्डोमेन। कौन सी होती है? एब्डोमेन। तो आंसर जाएगा सी। एब्डोमेन में हम ज़्यादातर जो इंसुलिन है उसको देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से, सबसे कॉमनली हम एब्डोमेन में ही देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 409। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। किसी व्यक्ति में थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कम बन रहा है। विच क्लाइंट रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विद एन अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। निम्नलिखित में से किस में अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है? याद रखना बच्चे मेरी एक बात, सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म को क्या बोलते हैं? सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। जब हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? आंसर जाता है, उसको कहते हैं मिक्स एडिमा कोमा। मिक्स एडिमा, ठीक है। मिक्स एडिमा मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्शन हो रहा है थायरोक्सिन हार्मोन का, इसलिए सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म को क्या कहा जाता है? मिक्स एडिमा, ठीक है। तो आंसर जाएगा मिक्स एडिमा। अगर उसे अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हो रहा है बहुत ज़्यादा, किस वजह से होगा? मिक्स एडिमा। नेक्स्ट में एक्रोमेगेली क्या होता है बच्चे? वैसे एक्रोमेगेली क्या होता है? अडल्ट में। ए से एक्रोमेगेली, ए से अडल्ट में ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा हो जाना, ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सीक्रेट हो जाना अडल्ट में कहलाता है एक्रोमेगेली। ग्रेव डिजीज़ क्या होता है बच्चे? ग्रेव डिजीज़ में, ग्रेव यानी ब्रेव, इतना ब्रेव है क्या कि तेरे अंदर इतना सारा थायरोक्सिन आ गया है। तो जब थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्सेस में बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेव डिजीज़ यानी ब्रेव डिजीज़, बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन। अडल्ट, ए से एक्रोमेगेली, ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा हो जाना एक्रोमेगेली। कुशिंग डिजीज़ तो आपको पता है बच्चे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाना क्या कहलाता है? कुशिंग डिजीज़। और अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन का बहुत कम बनना क्या कहलाता है? मिक्स एडिमा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 410। प्रोफाइथियोयूरेसिल इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद हाइपरथायरॉयडिज्म। एक व्यक्ति को हाइपरथायरॉयडिज्म है और उसको क्या दिया जा रहा है? प्रोफाइथियोयूरेसिल, PTU। द क्लाइंट आस्क द नर्स, व्हाई डू आई टेक दिस मेडिकेशन इफ आई एम गोइंग टू गेट एटॉमिक कॉकटेल? द नर्स एक्सप्लेन्स द मेडिकेशन इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बिकॉज इट डिक्रीजेज। ये कह रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीज में प्रोफाइथियोयूरेसिल, PTU नाम की ड्रग क्यों दी जाती है? क्योंकि बच्चे ये ड्रग क्या करती है? थायराइड हार्मोन के रिलीज को, थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को, थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करती है। कम थायराइड बनेगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म वाले व्यक्ति को राहत मिलेगी, इसलिए आंसर है कि यह डिक्रीज करती है प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। प्रोफाइथियोयूरेसिल क्या करती है? प्रोफाइथियोयूरेसिल, PTU जो ड्रग है वो थायराइड हार्मोन को कम करती है, जिस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म में व्यक्ति को राहत मिलेगी, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे।